ओके, गुड इवनिंग। सो मैं ऑडिबल हूँ? सो वापस तो ये असाइनमेंट मैंने अभी लास्ट क्लास में, हमने अभी पिछले कुछ क्लासेस में हमने अभी जैसे मैट्रिसेस किया, फिर डिटर्मिनेंट किया, फिर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो लास्ट क्लास में जस्ट हमने देखा था रैंक क्या होता है, रैंक से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। और ये जो असाइनमेंट है यानी 3 टॉपिक पे, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और रैंक पे बेस्ड है। तो अगर आपने ट्राई किया है तो हम लोग फिर है ना कुछ डाउट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो बाकी थ्योरी है तो हो सकता है आज ही इसकी लीनियर अलजेब्रा की थ्योरी खत्म हो जाए, या अगर रह जाता है तो नेक्स्ट क्लास में लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। जो भी मैथ्स की नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने ट्राई किया है बताइए क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए, सो 9 क्या कह रहा है कि 9th क्वेश्चन है, लेट ए बी 3x3 मैट्रिक्स एंट्रीज फ्रॉम रैशनल नंबर। ठीक है ना, जिसके एलिमेंट्स रैशनल नंबर्स हैं, और कंसीडर द स्टेटमेंट, मतलब एक 3x3 की मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो रैशनल नंबर के एलिमेंट्स होंगे। तो पूछ क्या रहा है कि मैट्रिक्स ए नीलपोटेंट है तो ए क्यू 0 होगा। सो कौन सा ट्रू है? 1 मिनट। हाँ हेलो जी, जी बताइए। ओके, तो आपने ग्रेजुएशन स्टैट्स में किया हुआ है? ओके, अच्छा डिसीजन है। वो हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली मैं अभी क्लास में हूँ तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ। मेरी क्लास अभी 6 से 11 है। ठीक है, लगातार डिली होती है। हाँ, तो 11 बजे आप 11 सवा 11 में फ़ोन कर सकते हैं आप, स्पेशली 11:30 के बाद करेंगे, मैं फ्री रहूँगा। नहीं तो कल फ़ोन, जी जी, नहीं तो कल फ़ोन कीजिए। हाँ जी जी, क्योंकि मेरी क्लास अभी होगी 6 से 11 में डेली क्लास। दिन में आप 10 बजे के बाद कोई भी कर सकते हैं। ओके, ट्राई करो। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये कोई 3x3 की मैट्रिक्स है जिससे रैशनल एंट्रीज है, लेकिन तो कंसीडर द एलिमेंट। ओके, सो ए इज निलपोटेंट। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या था कि लाइक देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट a की पावर m 0 हो जाए, है ना। ये निलपोटेंट की डेफिनेशन है। अब आपसे पूछ रहा है कि, और दूसरा है a क्यूब 0 है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ओके, इसमें क्या दिक्कत है? सर नीलपोटेंट है तो ऐसे बता सकते हैं क्या, मतलब उसकी n पावर ही इज इक्वल टू 0 होगी, ऐसा कुछ है? नहीं, नीलपोटेंट का मतलब क्या था कि हाँ कोई भी एक पावर 0 हो जाए। हाँ, तो वही समझ नहीं आया कि मतलब एक क्यूब भी 0 कैसे हो सकते हैं, वो कैसे बता सकते? नहीं, जैसे कोई भी 0 हो जाए, मतलब एक स्क्वायर भी 0 हो गया तब भी नीलपोटेंट है, एक क्यूब 0 हो गया तब भी नीलपोटेंट है। अच्छा, तो देखिए ये कह रहा है कि a नीलपोटेंट है तो a क्यूब 0 होगा, तो गारंटी नहीं है ना। जैसे देखिए अब यहां से क्या है कि अगर q इंप्लाइज, ओके 1 मिनट, जैसे यहां पे क्या है a क्यूब इज 0 मैट्रिक्स, देन a इज नीलपोटेंट। ठीक, ये ओके है। बट अगर a नीलपोटेंट है तो क्या जरूरी है कि a क्यूब 0 होगा?
पॉइंट पे भी तो 0 हो सकता है ना। हाँ यस यस, तो ए नील पोटेंट हो सकता है, ए स्क्वायर 0 हो, ए 4 0 हो, ए क्यूब 0, कोई भी एक हो सकता है। सो दिस डज नॉट इम्प्लाई कि ए क्यूब इज 0, है ना। मतलब जरूरी नहीं है कि पावर 3 ही 0 होगी, मतलब ए स्क्वायर भी 0 हो सकती है ना अगर नील पोटेंट है तो। जरा समझिए ए क्यूब, हाँ सर ए स्क्वायर के बाद तो सारा 0 हो जाएगा ना, उसके बाद तो ए के पावर 3 4 अगर ए स्क्वायर होगा तो। हाँ अच्छा एक मिनट, हाँ अगर ए स्क्वायर 0 है, लेकिन ए स्क्वायर 0 हुआ ओके, तो ए क्यूब 0 हो जाएगी, लेकिन ए स्क्वायर नॉन जीरो भी तो हो सकता है। अच्छा ए क्यूब नॉन जीरो भी तो हो सकता है, मेरा मतलब ये है अगर ए निलपोटेंट है तो ऐसा हो सकता है कि ए नॉन जीरो है, ए स्क्वायर भी नॉन जीरो है, ए क्यूब भी नॉन जीरो है, लेकिन ए की पावर 4 0 है, ऐसा भी तो हो सकता है। यस सर, है ना। अगर ए निलपोटेंट है तो हो सकता है कि ए क्यूब नॉन जीरो हो लेकिन ए की पावर 4 0 हो, तभी निलपोटेंट रहेगा। तो ये इसकी गारंटी नहीं देगा ना कि यही होगा। तो कहने का मतलब यहाँ स्टेटमेंट क्या ट्रू हुआ कि अगर Q है तो P होगा, Q implies P is fine, so Q implies P is fine but P does not imply Q। ठीक तो है, तो इसमें क्या आंसर दे रखा है? बट ए ऑप्शन ए है। ए क्या बोल रहा है? P implies Q, नहीं गलत दे रखा है। पोटेंट है तो ए की पावर n 0 होता है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो सारे जीरो थोड़ी होते हैं, पावर 0 सारे पावर थोड़ी जीरो होता है। निलपोटेंट डेफिनेशन है देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर। ऐसा हो सकता है कि निलपोटेंट है तो a की पावर 100 जीरो होगा, ऐसा हो सकता है, उसके पहले वाले कोई जीरो ना हो, ये भी हो सकता है। a की पावर n 0 है तो a की पावर n -1 0 नहीं होनी चाहिए। हाँ मतलब वो इंडेक्स जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो इंडेक्स है उसका, यस, तो उसको बोलते हैं इंडेक्स या ऑर्डर। सर सी ऑप्शन भी सेम है सर। अच्छा सी ऑप्शन कह रहा है कि अगर P does not imply Q and Q implies P, अच्छा वो सेम ही ऑप्शन दे रखा है फिर तो, और none of the ABC is true, तो ये P implies Q ये गलत है। एक्चुअली ये आंसर ये असाइनमेंट्स है ना, ये हम लोगों में से किसी ने बनाया है, तो वो उसने जिसने आंसर की बनाया है वो उसने गलत है ना लगाए होंगे। तो ठीक है, मतलब निलपोटेंट होने का मतलब यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये रैशनल नंबर पे है ना। तो रैशनल नंबर इसके एंट्रीज हैं, मतलब किसी मैट्रिक्स के एंट्रीज रैशनल नंबर है, तो क्या ही दिक्कत है। ऐसे मैट्रिक्स तो एग्जिस्ट करते हैं जहां पे ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर भी नॉन जीरो है, ए क्यूब भी नॉन जीरो है और ए 4 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि वो निलपोटेंट है। लेकिन अगर कोई निलपोटेंट मैट्रिक्स दिया दैट डज नॉट गारंटी कि ए क्यूब 0 होगा। ठीक है, उसमें गलत आंसर लगा रखा है, ठीक है ना, बी या सी में से होगा, तो या टाइपिंग में गलती किया होगा, देख लो एक बारी। नेक्स्ट बताइए। सर 10 और 11 के ऑप्शन बता दीजिए। 10 और 11, चलिए 10 कह रहा है कि आइए 10 और 11 देखते हैं। अभी क्या है कि लाइक ए कोई मैट्रिक्स है ए आई, और वो आपके पास है cos स्क्वायर थीटा आई, एंड ये इस तरह दिख रहा है आपको ना ए आई क्या है। अब पूछ क्या रहा है आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर, और बता रखा है कि a1 इंटू a2 0 है तो क्या होगा। तो मुश्किल नहीं होना चाहिए, जस्ट a1 इंटू निकाल लो, क्या दिक्कत है। सर यहाँ पे θ1 = θ2 + π/2 आ गया। अब अच्छा। इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से चूज करना है, ये बता दीजिए। अच्छा देखो ये कह रहा है अगर तुमने k को 2 रख दिया यहाँ पे तो क्या होगा, अगर यहाँ k को 2 रख दिया तो क्या होगा, θ2 + π हो जाएगा। तो एक्चुअली तुम्हें ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हमेशा होगा, है ना। वहां पे जो तुम्हारा कंडीशन आया है वो θ1 - θ2 जो होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब क्या cos 0 आया है, ऐसा कुछ।
क्या कंडीशन आया होगा, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज 0, ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शन आया है। 90 डिग्रीज ऐसा कुछ आया। हाँ, तो cos समथिंग इज 0, तो ये एंगल जो होगा थीटा 1 माइनस थीटा 2, 90 डिग्री इज वन ऑफ द एंगल, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी एंगल्स जहां पे ये 0 होगा, इनफाइनाइट एंगल्स हैं जहां पे ये 0 होगा। तो आपके पास ये हो सकता है कि 2n प्लस 1 या 2k प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर ऑल k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इन सारे एंगल पे ये 0 होगा। पाई बाई 2 का कोई भी ऑड मल्टीपल ले लो आप, है ना। तो ये जैसे पाई बाई 2 है आपका, यहाँ आ जाओ ये 3 पाई बाई 2 है, वापस जाओ यही 5 पाई बाई 2 है, वापस आओ यही 7 पाई बाई 2 है, और ऐसे घूमते रहो आप। तो सारे ऑड, ये वर्टिकल एंगल जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो इस पे हमेशा cos 0 आएगा, तो इस तरह केस आएंगे, इसलिए ए सही होगा। ठीक है, ओके, है ना। यहाँ इवन नंबर्स पुट करोगे ये समथिंग प्लस पाई आ जाएगा, तो वहां पे cos 0 नहीं होगा, इसलिए। चलो नेक्स्ट क्या है, एक मैट्रिक्स है, ये दे रखा है, डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, तो निकाल लो, क्या दिक्कत है, कितना आया, पाई माइनस 22/7, ये आया। हाँ, अब देखो यहाँ बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा है तुम्हारा। अब तुम बड़े हो गए हो तो बच्चों वाली गलती नहीं करनी यहाँ पे। मेरा क्वेश्चन सिंपल है, क्या पाई इक्वल होता है 22/7 के, यस और नो? नो, बस, ठीक है ना। पाई इज इरेशनल नंबर एंड 22/7 इज अ रैशनल नंबर। इक्वल नहीं होते वो, बचपन में तुम्हें, है ना, होते ना बच्चे होते हैं, हम कोई भी मतलब चाहते हैं कि लोग परेशानी में ना पड़ो तुम, तो ठीक है भाई मान लो दोनों इक्वल है, लेकिन अब बड़े हो गए तो मानना नहीं है ना, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो वो इक्वल नहीं है। पाई इरेशनल नंबर है, 22/7 रैशनल नंबर है, तो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो और क्या बोलना चाह रहा है, 0 है नहीं, एक नॉन जीरो रैशनल है नहीं, एक इरेशनल नंबर है लेस देन 1, चेक कर लेते हैं, इरेशनल नंबर ग्रेटर देन 1, आउट, यस, चेक कर लो इसकी वैल्यू। तो एग्जैक्टली देखोगे तो इसकी पाई की वैल्यू आती है 3.141592, ऐसा कुछ, डॉट डॉट डॉट, माइनस 22/7 आती है 3.142856, नहीं, 1428 क्या है, अगला क्या है, 2014 का 42 आता है, क्या आता है आगे, 56 आएगा ना, एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ आएगा। तो इसका डिफरेंस ले लो तो ये लेस देन 1 ही आएगा, है ना। तो ये सी सही है, किसी को डाउट है बताओ, मतलब ये लेस देन 1 नंबर है, 0 तो नहीं है, पक्का ये 0 नहीं है, और ये कोई लेस देन 1 नंबर आएगा, डिफरेंस इसका बहुत छोटा आएगा, सो दैट इज लेस देन 1 ऑब्वियसली, तो सी है। तो यहाँ बस ये चेक करना चाह रहा है कि पाई और ये इक्वल नहीं होता है, इसका डिफरेंस 0 नहीं होगा, ठीक है। जो छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में तुम गलत, ये सब बच्चों वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम्हें चेक कर रहा है। नेक्स्ट बताओ भाई, 19 and 20, ओके। देखिए सो हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो हाँ 19 20 क्या क्या विश्वास, 15, अच्छा 15, तो थोड़ा देर से बोलेगा, वेट करो थोड़ा। तो देखो भाई, तो ये 19 कह रहा है कि द स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स। आपको याद है मैंने कहा था एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, याद है? क्या लिख सकते हैं? हाँ, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, यही है ना। तो कौन सा वाला स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है? बी वाला, तो ये निकाल लो। सो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स, तो तुम एक काम करो, इसको पार्ट ये है ना,
So every matrix can be written as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix in a unique way. तो कोई दूसरा skew symmetric matrix नहीं मिलेगा. Unique, these both are unique matrix जिसका sum A होगा. So चेक कर लो, मान लो ये A है तुम्हारा, suppose this is A, तो फाइंड करो जरा हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, चेक करो क्या आता है, इनमें से आएगा कोई, ये आएगा. ठीक है, ये आएगा. ओके चलो आगे. Let A B be the two n cross n real matrices. Consider the true statement. So n cross n की two real matrix है. I minus AB is invertible, then I minus BA is invertible. Actually ये result है, देखना पड़ेगा ना. So अगर I minus AB is invertible, then AB is invertible. So जरूरी नहीं है ना, ये तो ऐसे ही गलत दिख रहा है B वाला. अगर मैं A या B में से किसी एक को जीरो, हाँ नहीं समझ नहीं आ रहा, से बोलो. कैसे true है वो कैसे समझना. ऑप्शन बी एग्जांपल लेके वो फॉल्स आ गया, लेकिन ऑप्शन ट्रू है, तो वो क्यों करना है वो समझ नहीं आया. अच्छा मतलब आप एग्जांपल से तो नहीं बोल सकते ना. A स्टेटमेंट ट्रू है, B स्टेटमेंट फॉल्स है, ये कह रहे हो ना आप. यस सर. हाँ तो फॉल्स एग्जांपल से दिखा सकते हैं, वैसे प्रूव करना पड़ेगा. हाँ देखो तो सिंपल, अगर मैं A या B में से किसी एक को जीरो मैट्रिक्स मान लूं, है ना. सो सपोज A इज अ जीरो मैट्रिक्स, तो यहां से I माइनस जीरो, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है ऑब्वियसली. जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है वो इन्वर्टिबल है. तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, है ना. तो जिसका भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है वो इन्वर्टिबल है. तो ये तो इन्वर्टिबल रहेगा, बट A इंटू इन्वर्टिबल तो जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा. तो ठीक है, ये आउट हो गया एग्जांपल से. क्यों? किसी एग्जांपल से कि जस्ट A मैट्रिक्स को तुम जीरो मैट्रिक्स ले लो, तो उससे ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, मतलब B ऑप्शन इज फॉल्स. A कैसे ट्रू होगा? तो I माइनस A भी इन्वर्टिबल है, तो I माइनस BA भी इन्वर्टिबल होगा. तो इसके लिए अब प्रूफ देखना पड़ेगा, है ना. ओके मतलब ये एक थ्योरम है, रिजल्ट है जिसको प्रूफ करना पड़ेगा हमें. सो दिस इज अ रिजल्ट कि I माइनस A भी इन्वर्टिबल है, तो इसका प्रूफ. आइगन वैल्यूज का कुछ कांसेप्ट है. हाँ वो लगा सकते हैं, आइगन वैल्यू के हेल्प से वो हम देख सकते हैं. इसका प्रूफ उस तरीके से आ जाएगा कि लाइक कहने का मतलब ये है कि I माइनस AB का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो हुआ तो I माइनस BA का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होगा. और तो जैसे हम लोग ये जानते हैं कि AB और BA का ना, मतलब इसका प्रूफ है, ये स्टेटमेंट है स्टैंडर्ड. ये और भी बार बार आगे भी मिलेगा दोबारा, ये टिफर ऊपर में खूब पूछा गया है इस पे क्वेश्चंस. सो ये एक्चुअली रिजल्ट ही है सिंपल. सो एक थ्योरम है, तो तुम अभी ऐसे याद रख सकते हो एज अ थ्योरम कि AB कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है. इसका प्रूफ आइगन वैल्यू से आ जाएगा, ऐसे तो उसको यूज करना पड़ेगा. सो मतलब डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, जैसे इसके अगर वैसे आप चेक करो AB मैट्रिक्स और BA मैट्रिक्स का ट्रेस इक्वल रहता है, राइट. ट्रेस इक्वल होता है और डिटर्मिनेंट भी इक्वल होता है. AB एंड BA का डिटर्मिनेंट भी इक्वल होता है और ट्रेस भी इक्वल होता है ना. तो उसके हेल्प से हम लोग ट्राई कर सकते हैं फाइंड करने का, ठीक है ना. तो हाँ फिर वो इनइक्वालिटी यू कैन लगा, तुम कोई इनइक्वालिटी लगा कर ट्राई कर सकते हो. जैसे क्या होता है A माइनस B जो है, या जैसे एक तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, तो ये मॉड जो है, या तो ये तो मॉड के लिए है. अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में लिखना पड़ेगा ना. सो इसको हमें डिटर्मिनेंट में फिक्स करना पड़ेगा. तो इस तरह से कुछ आ जाएगा, डिटर्मिनेंट और आइगन वैल्यू के हेल्प से प्रूफ आ जाएगा. तो बस अभी के लिए याद रखो कि लाइक A कोई A एंड B आर n क्रॉस n मैट्रिसेस, ठीक है ना. तो I माइनस AB का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है, सो इफ एंड ओनली इफ I माइनस BA का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होगा. ये एक रिजल्ट है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं कुछ ट्रिक्स लगा के, है ना.
तो सम ऑफ है ना, तो इससे इसका आइगन वैल्यू देख सकते हैं, उसका आइगन वैल्यू देख सकते हैं, बाद में पता चलेगा कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिसेस, तो वो दोनों नॉन जीरो आ जाएंगे, तो उससे हो जाएगा। तो आइगन वैल्यू आगे थ्योरी करते हैं तब देखते हैं। तो अभी के लिए रिजल्ट याद रखो, तो इससे हो जाएगा, ठीक है। और 20वां तो हो गया और 19वां भी हो गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अभी याद रखो एज अ थ्योरम। हाँ नेक्स्ट बताओ भाई 15 में क्या है? तो इसमें कौन सा वो यूज होगा? देखो क्या कह रहा है ये। सो ये क्वेश्चन है कि लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन, ए का रैंक एन है तो एडजॉइंट ए का रैंक भी एन होगा, ओके। सो ए और एडजॉइंट ए में क्या रिलेशन है? तुम याद रखो, रैंक की बात कर रहा है नहीं। एक तो रिलेशन ये था a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक, ये रिलेशन है एक। तो अगर तुम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो, ये फॉर्मूला है ना जी, एडजॉइंट a के डिटर्मिनेंट का क्या फॉर्मूला है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a n माइनस वन, ठीक है। तुम्हारा n क्रॉस n का कोई भी मैट्रिक्स है, ओके। अब कह रहा है कि मैट्रिक्स का रैंक n है, तो मतलब a मैट्रिक्स n क्रॉस n का रैंक इसका n है, इसका क्या मतलब हुआ डिटरमिनेंट के सेंस में? उस फुल रैंक मैट्रिक्स होगा जिसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा, डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, है ना। डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो सकता। सो अगर मैट्रिक्स का रैंक n है, इसका मतलब है उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट जीरो हो गई तो मैट्रिक्स का रैंक n नहीं हो सकती, ये लास्ट क्लास में देखा था हमने। सो a का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट क्या होगा? नॉन जीरो ही होगा ना, तो दोनों नॉन जीरो होगा। और एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है तो एडजॉइंट a का रैंक कितना हो जाएगा? n। हाँ, अगर किसी मैट्रिक्स का फुल रैंक है वो, तो फुल रैंक है तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो ही होगा। फुल रैंक मतलब n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और n रैंक है उसकी, तो डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो सकती। और अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो रैंक n से कम होगी, या रैंक अगर n से कम है तो डिटरमिनेंट जीरो, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है ये। सो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है। कह रहा है कि अगर रैंक ऑफ a इज इक्वल टू n माइनस टू, अगर a का रैंक n माइनस टू है तो रैंक ऑफ एडजॉइंट a इज ऑल्सो इक्वल टू n माइनस टू। अब यहाँ जरूरी नहीं है ना, a का रैंक अगर n माइनस टू है मतलब वो डिटरमिनेंट जीरो हो गया, तो एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। तो उस केस में इसका भी रैंक n माइनस टू ही होगा, ऐसा है क्या? नो सर, एग्जांपल से गलत प्रूफ हो जाएगा। हाँ, एग्जांपल से गलत हो जाएगा। सिंपली तुम कोई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लेके एग्जांपल से गलत प्रूव कर दोगे इसको, ये भी है। सिर्फ 1 में सिर्फ 1 रखिए, बाकी सारा पॉइंट पे 0, तो उसका आएगा रैंक 1 और उसका एडजॉइंट का रैंक आएगा 0। हाँ, ये भी सही है। सो ये भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, एक एग्जांपल बना लो और ये गलत प्रूव हो जाएगा। एक 3 क्रॉस 3 का एग्जांपल बना लो, ए मैट्रिक्स लो, इसका रैंक 1 है और एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट वहां पे 0 मैट्रिक्स ही आ जाएगी आई थिंक, है ना। अगर मैं ए ऐसा ले लेता हूं 1 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है जिसका रैंक 1 है। देखो, 0 मैट्रिक्स की रैंक बस 0 होगी, तो ए का रैंक 0 है इफ एंड ओनली इफ इट इज अ 0 मैट्रिक्स। मैं बोल रहा हूं किसी मैट्रिक्स का रैंक अगर 0 है, मान लो लेट A be a n क्रॉस n मैट्रिक्स, n यहाँ नेचुरल नंबर है, तो जैसे रैंक ऑफ A is 0 if and only if A is a 0 मैट्रिक्स, सिंपल, ठीक है ना। और अगर A कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है
तो रैंक कम से कम 1 होगी, है ना। ये देखा हमने कि ए अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो रैंक उसकी 1 होगी। मान लो इसी में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अगर रैंक ऑफ ए n है तो हमने ये कहा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होगी। तीसरा, अगर ए कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है कि, या रैंक इस साइड लिख देता हूं, सो रैंक जो होगी, रैंक ऑफ ए इज मोर देन इक्वल टू 1 होगी इफ एंड ओनली ए इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स। अगर नॉन जीरो रैंक 1 या 1 से ज्यादा होगी, अगर 1 या 1 से ज्यादा तो नॉन जीरो रैंक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। सो ये रैंक और मैट्रिक्स का रिलेशन है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में तुम अगर एडजॉइंट ए फाइंड करो तो जहां तक मुझे लगता है, वेरीफाई करो, तुम देखो जीरो मैट्रिक्स आएगी ये, हाँ या ना, चेक कर लो भाई, जीरो मैट्रिक्स आएगी, ठीक है ना। क्योंकि एडजॉइंट ए में करते क्या हो, तुम माइनर फाइंड करते हो, तो किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालो सब जीरो ही आएगा, हर एलिमेंट का माइनर जीरो आएगा। डिटरमिनेंट लेते हो ना तुम उसको छोड़ के, तो हर इसमें माइनर निकालोगे जीरो वो आएगा। तो इस केस में ये जीरो मैट्रिक्स आ गया, और जीरो मैट्रिक्स का रैंक जीरो है, तो ये 3 क्रॉस 3 का है, कह रहा है कि रैंक इसका भी 1 आना चाहिए था अगर सेम रैंक है तो इसका रैंक 1 है, इसका रैंक 1 आना चाहिए, इसके साथ तो गलत है ये। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, एग्जांपल से प्रूफ हो गया। ठीक है भाई। सर एक मैट्रिक्स फुल रैंक नहीं है तो एडजॉइंट ए हमेशा 0 से इक्वल होता है। नहीं, फुल रैंक नहीं बोला हमने, फुल रैंक से कम लेंगे। अच्छा, फुल रैंक से कम बोल रहे हो आप? यस सर। हाँ, उस केस में क्या होगा, हमेशा, बाकी तो गारंटी नहीं है, बाकी गारंटी थोड़ी है सर, थ्योरम होता है। हाँ, वो थ्योरम लिखा देता हूँ मैं। अगर n है तो एडजॉइंट ऑफ ए का रैंक भी n होता है। अगर a का रैंक n - 1 है तो एडजॉइंट ऑफ a का रैंक 1 होता है। अगर a का रैंक n - 2 या उससे छोटा है, अरे उससे अधिक है, सॉरी मतलब छोटा है, तो एडजॉइंट a का रैंक 0 हो जाता है। नहीं, हाँ, ये एक थ्योरम है, ये लास्ट बैच में लिखाया भी था, तो उसको हेल्प से हम कर सकते हैं। एक मिनट, तो मैं अगर लिखूं कि यहाँ जो बताना चाह रहा है ये, अगर वो स्टेटमेंट लिखूं मैं, क्योंकि ये थ्योरम है ना, तो यहाँ पे देख लो, इसी में लिख देता हूं मैं। यहाँ पे जो रिजल्ट है, इससे कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट है ना जो कल नहीं लिखाया था, इसमें ये है कि मान लो इसी थ्योरम को मैं कंटिन्यू करता हूं कि लेट ए बी n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ऐसा होगा कि पहला स्टेटमेंट है इफ रैंक ऑफ ए इज n, मतलब फुल रैंक है, अभी हमने देखा कि फुल रैंक है तो डिटर्मिनेंट ए का नॉन जीरो है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होगा। सो इस केस में रैंक ऑफ एडजॉइंट ए ये आपका आएगा n, ओके। दूसरा, अगर रैंक जो है a का आपका n-1 है, एक कम है, तो इस केस में जो रैंक ऑफ एडजॉइंट a है क्या आएगी, 1 आएगी, है ना। मतलब बाकी सारे जीरो, एक रो नॉन जीरो आएंगे, बाकी सारे जीरो आ जाएंगे, ओके। मतलब एडजॉइंट अगर मैट्रिक्स फाइंड करोगे सो वो आ जाएगा। और यहाँ पे तीसरा केस है कि अगर, हाँ ये फर्स्ट बैच में लिखाया था, इधर यहाँ नहीं लिखा है। सो इसका लेस देन इक्वल टू n-2 है, मान लो लेस देन इक्वल टू n-2 है, तो उस केस में रैंक ऑफ एडजॉइंट ए जो होगी दैट विल बी 0, क्योंकि वो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, तुम्हारा एडजॉइंट है वो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उसमें क्या फाइंड करते हैं, माइनर। जैसे मान लो फर्स्ट रो के एलिमेंट का अगर हम एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए पहले कोफैक्टर फाइंड करते हैं। कोफैक्टर कैसे आता है, उस रो उस कॉलम को छोड़ के बाकी का डिटर्मिनेंट लेते हैं। और अगर रैंक 2 या n-2 से कम है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई रैंक क्या था, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो या कॉलम ना। तो यहाँ इसमें क्या है कि ऑल
रोज एंड कॉलम्स आर इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट है तो वहां से इसके भी सारे रोज एंड कॉलम इंडिपेंडेंट आएंगे क्योंकि वो डिटर्मिनेंट होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कम है, तो एक जो तुम्हारा है वो इंडिपेंडेंट मतलब एक होगा, तो वही वाला यहाँ पे बना रहा है। बाकी क्या होगा, प्रोडक्ट होकर जीरो हो जाएगा। जब तुम ज्वाइंट निकालते कैसे हो, कोफैक्टर कैसे निकालते हो, -1 की पावर इन माइनर, और माइनर में क्या होता है, उस कॉलम को छोड़कर डिटर्मिनेंट निकालते हो, लेकिन वो जिसका डिटर्मिनेंट तुम निकाल रहे हो वो रो एक्चुअली डिपेंडेंट है, तो वो जीरो हो जाएगी। इसीलिए एक रो बस नॉन जीरो आएगा, बाकी सब जीरो आ सकता है। और यहाँ पे क्या लेस देन n-2 है, तो सारे रो तुम्हारे वो डिपेंडेंट ही आएंगे, तो उस केस में सारा जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा एडजॉइंट। ठीक है, मतलब प्रूफ ये कंक्लूड कर सकते हैं ना कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक जो n-2 से कम है उसका एडजॉइंट हमेशा एक जीरो मैट्रिक्स होगा। हाँ जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो जीरो मैट्रिक्स ही आएगा, इसी बोल सकते हो कि यहाँ से एडजॉइंट मैट्रिक्स आपका जीरो मैट्रिक्स होगा। सो ये है, एंड दिस विल इम्प्लाई कि जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो आपका जीरो मैट्रिक्स आएगा इनफैक्ट। ठीक है, ये है यहाँ पे। ठीक है, तो उससे भी कर सकते हो, एग्जांपल से भी कर सकते हो, और नहीं तो वैसे भी तुमने कर ही लिया, थ्योरम से भी कर सकते हो या एग्जांपल से भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बताओ भाई। 25। ओके, द मिनिमल पॉलिनोमियल। ये मिनिमल पॉलिनोमियल जैम के सिलेबस में नाम दिया नहीं है ना, तो इसलिए मैंने लिखा है भी नहीं, अभी आगे लिखाना है एक्चुअली। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, ये सब मैं अभी थ्योरी कराना ही है ना, क्योंकि हमने ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाला पार्ट अभी किया नहीं है, तो उसमें देखेंगे। बाकी फिर भी मिनिमम पॉलिनोमियल क्या होता है कि लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल जो फैक्टर होगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का, जिसको ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती हो। सिंपल, एक मैट्रिक्स पुट करो जिस पॉलिनोमियल के रूट होगा ये, वो उसका मिनिमल पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री लिस्ट होनी चाहिए, और वो एक फैक्टर होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का। ये चीज है, तो यहाँ पे पढ़ाया नहीं तो इसको आगे देखते हैं। ठीक है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना आता होगा तुम लोगों को, इससे देख सकते हो तुम, या इससे स्टैंडर्ड मैट्रिक्स एक्चुअली ये 2x2 का ब्लॉक बना सकते हो ना। ये 2 का ब्लॉक है, ये क्या है, डायगोनल वाले 0 हैं, डायगोनल के नीचे 1 है, ऊपर 1 है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, उससे तुम इजीली देख पाओगे। तो यहाँ से उससे कर सकते हो ऐसे, बट ये पढ़ाया नहीं है, फिर भी फाइंड करके देख लो। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे, तो क्यों पता होना चाहिए। अभी ये पढ़ाया नहीं मैंने ना, ये दोबारा आएगा आगे, तो उसको सॉल्व करके देखना। अभी नेक्स्ट बताओ आगे। तो ये पढ़ाता हूँ उसके बाद। तो पीछे कैसे आ जाते हो भाई? 21। ये क्या अभी देख देख के पूछ रहे हो, ऐसा है? सॉल्व करके नहीं आए हो? ये देख लिया, अच्छा पूछ लेते हैं, ऐसे मत करो। अगर कोई सॉल्व करके नहीं आओ तो मत अटेंड करो, क्लास छोड़ के चले जाओ, क्योंकि कुछ सीखने को मिलेगा नहीं तुम्हें। बस वो ऐसे है, ट्राई करके आओ। जब भी कोई डिस्कशन क्लास हो रहा है ट्राई करके आओ, तब सीखने को मिलेगा। वरना ऐसी कहानी सुनते रहोगे, वो कुछ बहुत ज़्यादा फायदा होना नहीं है। थोड़ी बहुत फायदा होगा, लेकिन ज़्यादा फायदा उनका होगा जो ट्राई करके आए हैं। ये चीज़ है। ठीक है, क्या रैंक ऑफ द मैट्रिक्स में क्या दिक्कत है? 21 में किसको दिक्कत है? क्या दिक्कत है? पूछना किसी को 21? 29 पूछना। 29, ओके। 29 से पहले कोई है? नहीं, देखो। अच्छा ये भी वही मुझे पूरा। अच्छा, ये सब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्यों दे दिया अभी इसमें? पता नहीं, ये मैट्रिक्स वाला में दे रखा है। 3x3 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये है, तो पूछ रहा डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का है ना, सम ऑफ क्या होता है, डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, है ना, abc। मतलब ये c0 जो होगा वो डिटर्मिनेंट होगा ना। तो यहाँ c0 जो है वो डिटर्मिनेंट है, b ट्रू है। हाँ, अच्छा -c0। हाँ, तो ये देखना तुम्हें क्या हो रहा है ना। सो पहले तुम क्या करते हो, सम ऑफ रूट क्या होता है, -c2/1 प्लस c1 बाई दिस एंड -c2। हाँ, ऑर्डर में चलेगा ना, मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट साइन चलता है ना। वो आपको याद है अल्फा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में जो होता था कि सम ऑफ रूट है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ c/a, 2 डिग्री 2 के लिए।
डिग्री 3 के लिए करेंगे तो वहां क्या होता था कि सम ऑफ रूट्स जो होते थे माइनस, जो भी अब माइनस मान लो b बाई ए बोल दो, फिर आगे सम ऑफ रूट्स एज अ प्रोडक्ट, दो दो टर्म का प्रोडक्ट कर लो फिर उसका सम करो, तो वो आता था c बाई ए, फिर प्रोडक्ट ऑफ ऑल आएगा अल्फा बीटा गामा डी वाई। मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स की बात कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या होता है माइनस डी बाई ए। हाँ तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा बिकॉज ये लास्ट टर्म है ना, तो यहाँ से माइनस प्लस माइनस, तो माइनस सी नॉट, मतलब ये डी ऑप्शन आएगा ना, ठीक है। तो उस तरह से लिखना पड़ेगा, बट ये बाद में भी करते हैं, ये सब अभी आएगा आगे। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल डिस्कस करते हैं हम लोग, या एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है। 31 से पहले किसे है कुछ? ठीक है देखो 31 है, ए बी आर टू मैट्रिसेस देन, सो ए बी कोई टू मैट्रिसेस है तो रैंक ऑफ ए बी बराबर रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज। हमने ये पढ़ा था कि ए का रैंक और ए ट्रांसपोज का रैंक सेम होता है, राइट? तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ तो ये ए बी है और ये उसका जस्ट ट्रांसपोज है, तो रैंक तो इक्वल ही होगा। किसी मैट्रिक्स का रैंक और उसका ट्रांसपोज का रैंक सेम रहता है हमेशा, ठीक, क्योंकि रो रैंक कॉलम रैंक इक्वल है। तो ट्रांसपोज में क्या, रो कॉलम कॉलम रो बन जाएगा, तो वही चीज है, रो रैंक कॉलम रैंक इक्वल ही होते हैं। तो ये पहला तो ट्रू है। बोल रहा है रैंक ऑफ ए बी बराबर रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसका ट्रांसपोज ये नहीं है, तो ये जरूरी नहीं ऐसा होगा। तो ये कुछ अलग मैट्रिक्स आ सकता है, ये कुछ अलग मैट्रिक्स आ सकता है, दोनों के रैंक डिफरेंट आ सकते हैं। रैंक ए बी नॉट इक्वल टू रैंक ए बी होल ट्रांसपोज, तो ये गलत स्टेटमेंट अगेन है, क्योंकि ए बी होल ट्रांसपोज ही है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो ए ऑप्शन ट्रू है, इसीलिए तो कह रहा है कि इक्वल नहीं होगा, मतलब ये गलत कह रहा है, नॉन ऑफ दिस, तो ए ऑप्शन ट्रू है, ठीक है देख लो। और सिंपल रीजन है, किसी मैट्रिक्स का रैंक और उसका ट्रांसपोज का रैंक इक्वल होगा, इसीलिए। आगे नेक्स्ट बताओ। 36 सर वहाँ पर फर्स्ट में एक्स वाई जेड होगा ना सर, क्योंकि ऐसे तो बनेगा ही नहीं। अच्छा उस E1 का सेकंड में, लेकिन हम उसको कर सकते हैं ना, हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म भी तो कर सकते हैं। अगर रो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा? नहीं सर एक्स वाई एक्स लिखा हुआ है ना, वहाँ जेड होना चाहिए। अच्छा ओके ओके ओके, यहाँ ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा ये ना, ओके। जैसे यहाँ एक्स वाई जेड है, ए बी सी है, पी क्यू आर है, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू, हाँ तो जेड ही होगा, वो टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे टाइप करने में गलती की है। तो ये है, हाँ बाकी जेड करके कर लो इसको। 35 में जैसे n की रैंक 3 है और n की रैंक 5 है, रैंक ऑफ mn मिनिमम ऑफ mn होता है ना। हाँ तो 3 कैसे होगा एग्जैक्टली? तो नहीं, यहाँ पे एक्चुअली n का मैक्सिमम रैंक क्या हो सकता था? n की रैंक दिया 5, नहीं मैं बोल रहा हूँ 5 नहीं देता, सो मैक्सिमम 5। हाँ n अगर 5 क्रॉस 7 की मैट्रिक्स है तो इसकी मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है? 5। तो ये मैक्सिमम रैंक की मैट्रिक्स है, तो ये प्रोडक्ट वाले मैट्रिक्स को इफेक्ट नहीं करेगी। इसका वो इनफिनिट सॉल्यूशन वाला नहीं है ना कोई, या मैं लास्ट टाइम बताया था ना कि कोई वो स्क्वायर के लिए बताया था कि b कोई फुल रैंक मैट्रिक्स है तो a इंटू बी का रैंक a के इक्वल आ जाएगा, ये बताया था ना मैंने कि b अगर फुल रैंक मैट्रिक्स है तो a इंटू बी का रैंक a के इक्वल होगा, वो दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो या कॉलम a में जितने होंगे वो उतने ही रहेंगे, वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा दूसरा, क्योंकि वो फुल रैंक है इसीलिए। तो ये हाईएस्ट रैंक की n 5 क्रॉस 7 मैट्रिक्स हाईएस्ट रैंक 5 ही हो सकती है और n में 5 रैंक है, इसीलिए यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा इसको, ठीक है। तो रैंक 3 ही रहेगी। हाँ यहाँ जेड कर ले, सॉल्व कर लेना, हो जाएगा ना ये करूं? नहीं हो रहा है। अच्छा नहीं हो रहा है, चलो तो
ऑप्शन आ रहा है सर, अगर हम जिप टेक हाँ सेट किसी ऑप्शन आया सर वही पहले फर्स्ट रो से माइनस का कॉमन ले लेंगे और सेकंड कॉलम से ले लेंगे तो हाँ सेम मैट्रिक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ यस यस, एक फर्स्ट रो से माइनस कॉमन लो और सेकेंड कॉलम से माइनस कॉमन लो, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर अब सारा पॉजिटिव हो गया तो इंटरचेंज कर लो, ट्रांसपोज लेके कुछ क्या है यहाँ पे XYZ, यहाँ XYZ तो उसको सिमेट्री कर लो, हो तो गया है ना, हो जाएगा ठीक है। यहाँ से माइनस, फिर किसी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करने पे साइन चेंज हो जाता है, वो हेल्प से हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट बताओ आगे। 41 सर। 41 सो ए कैसे है इसका? ये तो सही है, बी कैसे है इसका? 41 का बी, अच्छा ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का रैंक के है। अच्छा तो बी कह रहा है कि मतलब ये बी ऑप्शन कह रहा है या सेकंड स्टेटमेंट? नहीं सर फर्स्ट स्टेटमेंट कैसे ट्रू है? ए अगर ए के रियल एंट्रीज हैं तो ए इंटू ए ट्रांसपोज हैज रैंक के, ये भी थ्योरम है, ये लिखाया नहीं हमने। हाँ ए इंटू ए ट्रांसपोज, तुम कोई मैट्रिक्स बना के चेक कर सकते हो, ऐसा कोई काउंटर एग्जांपल मिलेगा ही नहीं। ए इंटू ए ट्रांसपोज का रैंक हमेशा रैंक ए के इक्वल आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर ले लेंगे सर तो A into A ट्रांसपोज का रैंक फुल रैंक आएगा ना सर? हाँ तो ए का भी फुल रैंक होता है जी। तो ये भी एज ए थ्योरम लिख लो। तो ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं जो लास्ट क्लास में नहीं लिखा पाए थे, है ना। सो लेट ए बी अ n क्रॉस n मैट्रिक्स then rank of A transpose A या rank of A transpose या rank of A, ये तीनों इक्वल होगा। तुम कोई भी मैट्रिक्स लेके चेक कर लो, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या होता है, अच्छा प्रोडक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, रैंक ऑफ A इंटू बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक A रैंक B। अब यहाँ पे मिनिमम रैंक क्या है, ए और ए ट्रांसपोज, मतलब अगर तुम याद करो रिकॉल, तो हम लोग कल ये लिख रहे थे रैंक ऑफ ए इंटू बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ए रैंक बी। तो ये वर्ड में लिख दो, नोटेशन लिख रहा हूं मैं, चलो अभी रैंक इसी टर्म में लिख लो। सो रैंक यहाँ रो जो नोटेशन रैंक के लिए यूज कर रहा हूँ। सो ये था ना, अब यहाँ दोनों का रैंक सेम ही है, अगर तुम A इंटू ए ट्रांसपोज करोगे तो रैंक A रैंक B, ठीक है ना। तो रैंक A रैंक A ट्रांसपोज, दोनों का रैंक तो इक्वल ही है, तो इनफैक्ट इक्वल ही आ जाएगा। ये चीज है प्रोडक्ट का। उसका लॉजिक ये है सिंपल कि अगर इसके पास n मान लो k नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो एंड कॉलम है, तो प्रोडक्ट करने पे भी उतने ही लिनियरली इंडिपेंडेंट रो कॉलम होगा। सो A ट्रांसपोज का हमेशा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रैंक A के इक्वल है। आप जस्ट जस्टिफाई करने के लिए अपनी मर्जी से कोई भी 2x2, 3x3, 4x4 का मर्जी मैट्रिक्स बना के आप इसको वेरीफाई करके देखो, आप फिर आपको समझ आएगा हाँ ये सही है। हाँ नेक्स्ट बताओ आगे। 43 एक मिनट, 38, हाँ जी क्या डाउट है इसमें? कह रहा है कि रैंक ऑफ दिस, सपोज दैट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज 2 फॉर सम रियल नंबर A एंड B, तो B किसके इक्वल होगा बताओ। तो आप डेफिनेशन यूज करो, आप क्या ट्राई करके नहीं है, अभी जस्ट देख के आप पूछ रहे हो कि इसमें क्या है। ये जो है दिस विल बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंक 2 है ना। रैंक 2 का मतलब क्या है, क्या डेफिनेशन रैंक 2 होने का? अगर 0 हो जाएंगे ना सर तो रैंक 2 हो जाएगा। क्यों A भी 0 हो जाए, रैंक 2 क्यों हो जाएगा, रैंक 3 हो जाएगा फिर तो। रैंक 2 जीरो ऑप्शन आपको तुक्का नहीं लगाना, आपको लॉजिकली डिसाइड करना है, वो चीज है। जो 3 करके
सिंपल आ जाएगा फिर अगर देखो कई सारे तरीके हैं, मैं तो कह रहा हूँ कई सारे तरीके हैं। आप देखो आप कैसे, आप ऐसे क्यों नहीं करते, इसको आप रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर आपको दिख जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ। एक्चुअली आप ट्राई करके आए नहीं हो, आप देख के ऐसे ही पूछ रहे हो, किसी को लग रहा है मुश्किल है पूछ लेते हैं, तो ऐसा कोई फायदा नहीं है फिर। नहीं सर वैसे ही कर रहे थे इकोलॉन फॉर्म से। भाई देखो हमने रैंक की 3 डेफिनेशन लिखाई थी, तीनों तरीके से करूंगा तीनों में सेम आंसर आएगा, है ना। आप जो क्लास कल स्टार्ट किए थे तो उन तीनों में सेम आंसर आएगा। एक तरीका और आगे थ्योरम था कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन द इकोलॉन फॉर्म इज द रैंक। तो मान लो इकोलॉन फॉर्म से मैं करके देखता हूं, देखो सो क्या दिक्कत है इसमें। सर हमने क्या बोला था कि अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तो फुल रैंक होगा, और डिटरमिनेंट अगर जीरो होगा तो लेस देन और इक्वल टू, तो डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो लेंगे तो हो जाएगा सर। हाँ वो भी कर सकते हैं आप, तो डिटरमिनेंट 0 कर दीजिए तो उससे भी एक रिलेशन आ जाएगी। हाँ अगर आप डिटरमिनेंट को 0 पुट कर देंगे तो उससे भी एक रिलेशन आ जाएगी। देखना पड़ेगा क्या पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि रैंक 2 डिटरमिनेंट 0 ही होगा, तो वो भी कर सकते हैं आप। नहीं तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो एक तो मेरे पास तरीका ये है कि इसका रैंक 2 है और इसमें 3 रोज हैं। अच्छा कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है ये 3 क्रॉस 4 है। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे आप, 3 क्रॉस 4 का डिटरमिनेंट डिफाइंड ही नहीं है। तो हाँ ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं, अगर 1 1 रख दे बी की वैल्यू तो दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएंगे। अच्छा ओके, अगर मान लो 1 रख दिया आपने बी की वैल्यू तो क्या होगा 1 1 1 कहाँ आइडेंटिकल होंगे। अच्छा ओके यहाँ 1 1 रख दे तो, सेकंड रो थर्ड रो आइडेंटिकल हो जाएगा, लेकिन ए तो नहीं, तुम क्या करो क्या करें देखो एक काम करते हैं, पहले इसको हम थोड़ा सा इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाते हैं, वो एक अप्रोच यूज करते हैं, वरना दूसरा अप्रोच है। हाँ इकोलॉन फॉर्म से बना रहा है। हाँ तो अभी जैसे क्या करना है, तो इकोलॉन फॉर्म में कर लो, या एक दूसरा तरीका ये है कि थर्ड रो इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड रो, सिंपल बाय डेफिनेशन। क्योंकि रैंक 2 क्यों है, देयर आर 2 इंडिपेंडेंट रोज, सो थर्ड रो कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड रो, उससे भी आ जाएगा। वो भी एक तरीका, अगर आप ऐसा समझो कि ये जो ए बी बी 1 दिस इज इक्वल टू अल्फा 1 टाइम पहला रो 1 1 2 2 प्लस अल्फा 2 टाइम 1 1 1 3, इससे भी आंसर आ जाएगा। अब इससे 4 इक्वेशन बनेंगी और 4 अननोन है आपके पास, है ना। 4 अननोन है, क्या क्या अननोन है, ए बी अल्फा 1 अल्फा 2, तो यहां से कितने इक्वेशन बनेंगे 1 2 3 4, 4 इक्वेशंस बनेंगे और 4 अननोन है। आप इसको सॉल्व अगर कर पाओगे तो आप एक तरीके से इससे आंसर आ जाएगा। एक मेथड ये है, तो यहां से आप बी निकाल लो तो आपका आंसर, एक मेथड ये है कि थर्ड रो इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड रो। क्यों, क्योंकि ये थर्ड रो डिपेंडेंट होगा फर्स्ट एंड सेकेंड रो पे। क्यों, क्योंकि रैंक 2 है, तो रैंक का मतलब इंडिपेंडेंट कितने रो हैं, देयर आर 2 रोज इंडिपेंडेंट। दूसरा तरीका इकोलॉन फॉर्म वाला है। चलो एक काम करते हैं, सो R1 को चेंज कर दो आप, R1 माइनस R2 चेक कीजिए। तो R1 को क्या करता हूँ, R1 माइनस R2 कर देता हूँ, तो क्या होगा 0 0 1 और यहाँ -1 R1 माइनस R2। अब है 1 1 1 3 और A B B 1। अभी ये देखो आप, अब एक काम करो, आप फर्स्ट और थर्ड रो को ऐड कर लो। सो थर्ड रो में फर्स्ट रो को ऐड कर लो आप। सो एक काम करो, R3 को चेंज करो। देखो और भी बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं जो आपने सॉल्व किया होगा, इससे बेटर अप्रोच होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जरूरी तो एक ही अप्रोच है, दिस इज वन ऑफ द अप्रोच। दूसरा ही अप्रोच ये है, सो 1000 तरीके हो सकते हैं इसके। तो यहां से क्या होगा, अगर मैं R3 को चेंज करता हूं, R3 प्लस R1 तो क्या बनेगी। सो यहाँ पे और एक और काम करो, यहां से आप R2 को चेंज करो, R2 माइनस R1, ठीक है। तो मैं 2 ऑपरेशन लगा रहा हूं, R3 प्लस R1 R2 माइनस R1, तो क्या होगा
0 0, मैं R1 को चेंज नहीं कर रहा, 1 माइनस 1, R2 चेंज कर, R2 माइनस R1, तो ये हो गया 1 1 0 और यहाँ 4 हो जाएगा। और क्या आएगा आगे आपके पास R3 प्लस R1 है, सो A B प्लस 1 एंड यहाँ हो गया 0। अभी आप वो वाला मैं इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तरीका था इकोलॉन फॉर्म का कि जो भी जीरो रो है बॉटम पे होगा। अब हर एलिमेंट का किसी रो का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो पाइवट एलिमेंट होगा, तो उसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। सो देखिए मैं ट्राई करता हूँ। सो पहले तो आप क्या कीजिए, इसको आप शिफ्ट करो, तो कैसे लिखूं मैं, ऐसा करता हूं कि इंटरचेंज कर लो, उसको बॉटम पे ले आओ आप। ऐसे ऐड तो कॉलम को भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उससे क्या होगा सर, अगर हम डायरेक्टली ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1 रख के अगर हमारा रैंक 2 आता है ये मेथड से, तो क्या हम बी की वैल्यू 1 बोल के डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या सर? क्योंकि रैंक तो 2 आ रहा है ना वहाँ पर, तो बी को 1, अच्छा करना जरूरी है। हाँ वो भी कर सकते हैं आप। अगर बी को 1 रख देंगे और ए उसके लिए सुटेबल 1 मिल गया, तो यहाँ से ये पता चल गया फॉर सम रियल नंबर ए भी बोला है ना, हाँ, तो उसके लिए इसका मतलब है कि सिंपली आपके पास A1 और B1 रख लो, तो दिख रहा है कि फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ भी दिख रहा था कि अगर 1 1 रख देंगे तो ये दोनों कॉलम क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया, राइट। सो वैसे भी ठीक है। और हम कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं यहाँ पे, आप चाहो तो उसको 0 बना सकते हो, किसको आप सेकेंड रॉन्ग में वो कर दो आप। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे इसमें पाइवट फाइंड करने हैं ना, सो या फिर उस तरह से बना लो आइडेंटिटी टाइप का। यही चीज हम वहां भी करेंगे, अभी सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, तो जब आप लोग क्या करते हो वहां पे कि सिस्टम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं कि ए का रैंक और ऑगमेंटेड ए का रैंक अगर इक्वल है तो क्या होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो वहां भी यही करते हैं ना कि उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और उसका रैंक इक्वल करते हैं, सेम वहां पे करना है। तो यही चीज आप यहाँ करोगे तो क्या आएगी, तो बी की वैल्यू 1 ही होगी, ऐसे यहाँ से दिख रहा है ना। सो बट अगर मैं इसको और जस्टिफाई करूं तो क्या होगी, तो एक काम करो आप 1, इसको एक ना, इसको इधर ले आओ 1 1 0 4, मैं सेकेंड रो को फर्स्ट रो पे ले गया, ए बी बी प्लस 1 एंड 0 एंड यहाँ पे रहेगा 0 0 1 माइनस 1। लेकिन एक रो पूरी तरह से 0 हो जाना चाहिए ना, अगर मैं इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मुझे एक रो को 0 बनाना पड़ेगा। So, किस रो को हम 0 बना सकते हैं यहां से, एक काम कर, देखो इतना मत करो, तुम कॉलम ऑपरेशन भी ना लगा सकते हो, तुम चाहो तो यू कैन अप्लाई कॉलम ऑपरेशन ऑल्सो। सो अगर कॉलम ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्या होगा, अगर मैं ऐसा करूं कि इसमें इसको या इसमें इसको ऐड कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगा, अरे यार इतना क्यों कर रहे हो ना। वैसे नहीं होता है। So this matrix has rank 2, मतलब ये है कि it has 2 independent columns या 2 independent rows। हाँ इससे तो आ जाएगा ना, तो ये तो आप करके एक बार बाकी कोई सॉल्व करके देख लो, यहाँ से आ जाएगा। और दूसरा तरीका है ये वाला जो हम अभी कर रहे हैं, सो एक इससे आ जाएगा, दूसरा तरीका वहां से। डिटरमिनेंट टेक्निक से आएगा सर। किसका डिटरमिनेंट लोगे तुम, रैंक ऑफ ए मतलब अच्छा एक और तरीका है ना, रैंक 2 का मतलब क्या है कि मैं 3, अरे एक और डेफिनेशन, ये तो दूसरा डेफिनेशन हो गया। हमने शुरू में एक डेफिनेशन लिखा था क्या, किसी मैट्रिक्स अगर मैं कोई भी 3 क्रॉस 3 का सब मैट्रिक्स लूं यहाँ पे तो डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अरे नॉट इक्वल 0 क्यों होगा,
0 वही ना, हमने क्या कहा था कि किसी मैट्रिक्स का रैंक अगर यही किस ऑर्डर का है तो वो यूज कर लो। ये सब डिफिकल्टी हो रही है ना, तो ये क्या है कि कितने हैं, 1 2 3, ये 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। तो मैंने ये बताया था आपको m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो एक सब मैट्रिक्स, स्क्वायर सब मैट्रिक्स ढूंढो हाईएस्ट ऑर्डर का जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए। तो वही जो हाईएस्ट ऑर्डर होगी सब मैट्रिक्स का वो उसका रैंक है। तो इसका रैंक तो 2 है। इसका क्या मतलब है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर मिलेगी सब मैट्रिक्स की वो 2 क्रॉस 2 होगी जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा। तो काम कर लो, क्यों इतना कर रहे हो, इसका डिटर्मिनेंट 0 पुट कर लो, है ना। तो एक तीसरा अप्रोच ये है, वैसे हो जाएगा 1 2 2 1 1 3 b b 1, इसका डिटर्मिनेंट को 0 रख दो, हो गया, यहां से आ जाएगा। a की जरूरत ही नहीं है क्योंकि, है ना, हमने ये पढ़ा था कि मैं इसमें 3 क्रॉस 3 का कोई भी सब मैट्रिक्स लूं डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो रैंक 3 हो जाएगी बाय डेफिनेशन। अब डेफिनेशन याद करो जो कल लिखाया था मैं कि देयर एग्जिस्ट अ सब मैट्रिक्स, स्क्वायर सब मैट्रिक्स whose determinant is 0 और वो हाईएस्ट ऑर्डर का है, so that is the rank of that matrix। ये डेफिनेशन लिखाया था मैंने कल, तो उससे देख लो आप। तो ये 3 क्रॉस 3 का कोई भी सब मैट्रिक्स बनाऊंगा ना उसका डिटरमिनेंट 0 ही आएगा, तो यहाँ से b आ जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है, ये सब लंबा पड़ रहा है तो उससे आसानी से कर लो। यहाँ से भी ऐसे दिख गया था कि ये और ये डिपेंडेंट कब होगा, जब b और a इक्वल होगा पहली बात, और दोनों को 1 ही रख लो, या इक्वल 1 मत, है ना, अभी b और a इक्वल कर दो चाहो तो। यहाँ से ये कि b और a इक्वल होगा और यहाँ से तुम्हें दिख जाएगा क्या होना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, है ना, 2 4 उसको ऐड करना पड़ेगा, एक और डिपेंडेंट बनाने पड़ेंगे। तो समहाउ यू हैव टू सी कि 3 कॉलम्स हैं जो एक दूसरे के, वो इसे 2 ही कॉलम है जो इंडिपेंडेंट होंगे, बाकी डिपेंडेंट होंगे एक्चुअली, ये चीज है। तो एक और 0 बनाए जा सकते थे, जैसे इसको मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये 0 नहीं हो जाएगा, इसको अगर इसमें ऐड कर देता मैं तो ये क्या बन जाता, 0 1 a। देखो एक अप्रोच, सबसे आसान अप्रोच वो है, दूसरा अप्रोच ये था, तीसरा अप्रोच ये है। तो कैसे भी तुम्हें समझ आ रहा है वैसे कर लो तुम, 0 1 b, और अगर मैं उसको ऐड कर लूँ तो यहाँ पे है 1 0 b प्लस 1, यहाँ 0 4 ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको उसमें ऐड कर रहा हूँ b प्लस 1, तो ऐसा कुछ। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक्चुअली, कहने का मतलब ये है कि यही दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। सो अब चेक करो, सो ये these two आर इंडिपेंडेंट, तो ये इस पे डिपेंडेंट करेगा इन दोनों पे, और ये भी डिपेंडेंट है, 0 है ना। सो ये 0 1 b, सो b प्लस 1 और b तुम्हारा क्या होगा, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बढ़ेगा ना वो। तो वहां से आ गया तुम्हारे पास 2 2 4, a प्लस b is b प्लस 1। सर अगर हम इसको है ना a इंटू बी कर देंगे, मीन्स हमारा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है ना, डिटर्मिनेंट इक्वल टू, अगर 2 रैंक इज 2 मीन्स डिटर्मिनेंट इज 0, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं ना सर कि 2 बाय 2 का एक मैट्रिक्स होगा जिसमें डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो नॉन जीरो आएगा। हाँ, तो यहाँ पर a इक्वल टू अगर हम करके उसको सॉल्व करेंगे फिर a प्लस b के थ्रू से एक दूसरी कंडीशन मिलेगी, दोनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे सर तो a और b की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड होगी सर। यहाँ से देखो ऐसे बताओ नहीं, आप लोग सॉल्व करके देखो, उससे देखो आंसर क्या आ रहा है ना आप, 1/3 आया सर की कभी, ठीक है ना। अच्छा वैसे 1 आ रहा है ना यहाँ पे, अच्छा तुम लोग गलत, वाला आपने बताया, हाँ 1/3 आ रहा है, 1/3 ही करेक्ट आंसर होगा एक्चुअली। यहाँ से ये नहीं आ रहा इक्वल 1 है, यहाँ से आ रहा b इज इक्वल टू a, यहाँ से ये आ रहा है कि a b इक्वल होगा, बट जरूरी थोड़ी है कि 1 ही होगा। और सर रिड्यूस्ड फॉर्म में b की 2 वैल्यूज आ जा रही है और a का वैल्यू 1 आ रहा है और b की वैल्यू 1 भी आ रही है 2 भी आ रही है। कहाँ से? रिड्यूस्ड फॉर्म में सर। नहीं तो वही तो देखना है तुम्हें। देखो अभी मैं क्या ही सोच रहा हूँ, वही तो सोच रहा हूँ कि मुझे इसमें 2 रो को इंडिपेंडेंट देखना है, बाकी रो क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। तुम यहाँ से निकालो, यहाँ से भी b तुम्हें वही मिलेगा, वही बोल रहा हूँ। यहाँ से क्या आ रहा है कि ये दोनों डिपेंडेंट कब होंगे, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। जैसे मान लो 3 3 हो गया, 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों रो डिपेंडेंट हो जाएंगे, मतलब आइडेंटिकल हो जाएगा। 1 क्यों चाहिए आपको, अब 2 2 रख लो चाहो तो, तब भी वो कहने का मतलब ये a b इक्वल आएगा। यहाँ से क्या आएगा, a b इक्वल आएगा। अब मुझे वो ढूंढना है कि वो किसके इक्वल आएगा,
वो ढूंढना है मुझे कि वो किसके इक्वल आएगा। यहां से देखो यही जो ये आएगा करेक्ट आंसर है, क्योंकि अगर तुमने b 1/3 नहीं रखा यहाँ पे तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाएगी, और इसका मतलब इसका रैंक 3 है, फिर ये चीज है। सो यहाँ है ना, आपने सोचा कि ठीक है ए बी को 1 तो 1 रखो तो आइडेंटिकल हो गया, तुम 2 2 रख लो तब भी आइडेंटिकल है, 3 3 रख लो तब भी आइडेंटिकल है। जो लॉजिक आप लोग लगा रहे हो तो उस लॉजिक से तब भी वो आइडेंटिकल रहेगा। आप बी को 4 4 रख लो तब भी आइडेंटिकल है, लेकिन आपको बी की वो यूनिक वैल्यू बतानी है जिसके लिए इसमें सिर्फ 2 कॉलम या 2 रो इंडिपेंडेंट है। ओनली 2 रो और 2 कॉलम्स आर इंडिपेंडेंट। जिसका मतलब जो आप सोच रहे थे कि ए भी 1 है वो गलत है ना, तो उससे जो आंसर आएगा वो करेक्ट है, सिंपल बाय डेफिनेशन। और इससे आप चेक करो, यहाँ से भी आंसर जो आएगा वही, अगर 1/3 वहां से आ रहा तो यहाँ से 1/3 ही आएगा दूसरे अप्रोच से। अब इस अप्रोच से मैं क्या ढूंढना चाह रहा हूँ अभी कि लाइक मुझे 2 रो को इंडिपेंडेंट बनाना है। तो यहाँ से एक आया कि ए बी इक्वल हो जाए, इट्स फाइन। उसके बाद अब इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन ले हम, और वो उसके इंडिपेंडेंट कब होगा, सो दे विल डिपेंड ऑन देम ना। तो इसका मतलब है कि लाइक इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिख सकते हो आप, देख लो उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के, ये चीज है 4, हाँ तो वैसे निकलेगा वैल्यू। तो ये सब थोड़े लेंथी वे में जा रहा है, टाइम ज्यादा लगेगा इसमें, तो बेटर है उस तरीके से सॉल्व कर लो। कि हमने ये कहा कि कोई 3x4 मैट्रिक्स है तो हाईएस्ट ऑर्डर का सब मैट्रिक्स, हाईएस्ट ऑर्डर का स्क्वायर सब मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए, दैट इज द ऑर्डर। मतलब मुझे बता रखा है कि रैंक, सॉरी दैट इज द रैंक, रैंक 2 है तो मतलब ये बता रखा है कि लाइक कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर की जो सब मैट्रिक्स होगी वो 2x2 की होगी जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा। अब 2x2 का कोई लेके देखो, एक ना एक ऐसा मिल जाएगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, और 3x3 के हर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ही आना चाहिए ताकि रैंक 2 हो। ठीक है, तो दिस इज द इजीएस्ट टेक्निक। ये सब थोड़ी लेंथी टेक्निक है, तो यहाँ भी और टाइम लगेगा डिसाइड करने में। मुझे दिखाना पड़ेगा कि which 2 columns are linearly independent। जो अल्फा वाला लिखा है अपना मेथड, उसमें 2 इक्वेशन बनेंगी। हाँ, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू बी, एंड 2 अल्फा 1 प्लस बीटा अल्फा 2 इज इक्वल टू बी। एक बनेगा, रुको, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज ए, एक बनेगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज बी, एक यहाँ से देखो, यहाँ से वही कंक्लूजन आ रहा जो यहाँ से आया था। और आएगा आपके पास यहाँ से क्या आया, इसको 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू बी, और यहाँ से आएगा 2 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 इज इक्वल टू 1। चेक कीजिए, सेकंड और थर्ड इक्वेशन, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसको इक्वेट कर दो, देखो क्या नंबर आता है। आपको चारों नंबर निकालो ना, ये 4 इक्वेशन है, मुझे बताओ अल्फा 1 क्या है, अल्फा 2 क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सॉल्व करो इसको। तो इक्वेट कर दो, अल्फा प्लस अल्फा 2 बराबर दिस, तो क्या अल्फा 2 कट गया, 2 अल्फा 1 बराबर अल्फा 1, तो यहाँ से क्या वो आ रहा है कंक्लूजन, इक्वल कब आएगी ये, जब 0 होगा, तो यहाँ से अल्फा 1 0 आ गया, मतलब है ना। इन दोनों को आप इक्वेट करोगे, दिस इज इक्वल टू दिस, तो सिंपलीफाई करके देखो क्या आएगी, अल्फा 1 0 आएगी वहां से, और अल्फा 1 0 आ गई तो बी बराबर अल्फा 2 आ गई, तो अल्फा 2 और बी सेम आएगी, ये से यहाँ से 1 बचेगा, ठीक है ना। तो 1/3 ही करेक्ट आंसर होगा, b 1/3 आ गया, अब उससे बाकी पुट कर लो, तो अल्फा 1 0 b 1/3, तो अल्फा 2 भी 1/3, ए की वैल्यू भी 1/3 है ना, a की 1/3 आ रही, वो पूछ रहा हूँ मैं क्या है। हाँ क्योंकि a इक्वल्स टू b आ रहा है ना, हाँ, a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू अल्फा 2, a b और अल्फा 2 तीनों सेम है, ठीक है। सो फाइनली ये हुआ, तो ये एक तरीका था कि रैंक इसका 2 है, क्यों 2 है, बिकॉज थर्ड रो इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड रो। एक तो ये हो गया, एंड क्या चलता रहता है यहाँ पता नहीं। सो और दूसरा अप्रोच ये है कि डिटरमिनेंट वाला, इससे भी कर सकते हैं, थोड़ा और आगे काम करना पड़ेगा,
तो इसको तुम देखो, पता क्या है, एक और थ्योरम लिखा देता हूं मैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर कोई मैट्रिक्स A है, फॉर एग्जांपल n क्रॉस n का, सो इफ A इज n क्रॉस n मैट्रिक्स, if A is n cross n matrix of rank R, ठीक है ना, सो आप चाहो तो जो A आपका मैट्रिक्स है, जो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के उसको पता है किस फॉर्म में लिख सकते हो आप। सो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1 और एक R क्रॉस R की सब मैट्रिक्स मिलेगी, जिसका ऑर्डर क्या होगा, R क्रॉस R की मैट्रिक्स मिलेगी, जहां पे बाकी सब जीरो हो जाएगा, ये बाकी सब जीरो रहेंगे। तो मतलब कहने का मतलब, इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखोगे तो A कैन बी रिड्यूस टू IR, बाकी सब जीरो होगा। ये समझ आ रहा है? ये पार्टीशन मैट्रिक्स जो हमने देखा था वही है। तो ये खुद एक मैट्रिक्स है। तो कहना चाह रहा है ये कि अगर A कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और रैंक R की है, तो आफ्टर एलिमेंट्री ऑपरेशन यू कैन रिड्यूस दैट मैट्रिक्स टू दिस मैट्रिक्स। इसको आसान भाषा में अगर समझाऊं मैं, तो जैसे कोई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 7 8 9, हमने देखा था इसका रैंक 2 है। अभी तुम इस पे फ्रीक्वेंटली एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते जाओ, तो ये अंत में तुम इसको ऐसा बना सकते हो, ठीक है। सो ये 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया ना, क्यों? क्योंकि इसका रैंक 2 है। तो मुझे आगे भी उस तरह करना पड़ेगा, तो यू कैन रिड्यूस दिस टू दिस फॉर्म, ठीक है ना। सो रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म का ही थोड़ा आगे जाना पड़ेगा इसमें, है ना। एक तो जस्ट रो इकोलॉन फॉर्म था, एक रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म था। तो रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में ये है कि जो भी पाइवट एलिमेंट है, सो नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो सेम स्टोरी यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो जो आपके पास एक क्वेश्चन है, अभी आपके पास क्या क्वेश्चन है 3 क्रॉस 4 का, सो यू अप्लाई दैट एलिमेंट्री ऑपरेशन, और आप उसने क्या बोला गया है कि 3 क्रॉस 4 की है ना, सो 3 क्रॉस 4 की है, तो उसमें ये बोला गया रैंक 2 है, तो यू कैन रिड्यूस दैट टू, आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो आप, है ना, 1 0 0 1, बाकी सब जीरो हो जाएगा। 3 क्रॉस 4 की है ना ये, 3 को 4, हाँ, तो बाकी सब जीरो हो जाएगा। सो आप इसको रिड्यूस करके ऐसा बना सकते हो, देख लो, तब इजीली आपको दिख जाएगा। तो ऐसा बनाने की कोशिश करो, फिर आपको देखो एट द एंड इस फॉर्म में ले आओ, बाकी एक एलिमेंट 1 रखो, बाकी सब जीरो बना दो, 1 रखो, बाकी सब जीरो बना दो। तो ऐसा बना के देख लो, ऐसा अगर बना पाओगे तो आपको b की वैल्यू आ जाएगी, बट टाइम लगेगा उसमें, है ना, तो वो थोड़ा लेंदी वे हो गया इसमें। तो वही यहाँ पे कोशिश करने, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक समहाउ आप इसको ब्रेक करो, ठीक है ना। तो 2 मेथड है, काफी है। सो दिस इज अ फाइन वे, ये फाइन वे, ये फाइन वे, बाकी ये भी करके तुम देख लो, आगे प्रोसीड करना पड़ेगा तुम्हें। बट ये ना, शुरू में लोग 1/3 बता रहे थे, तो मुझे भी लगा था 1, सॉरी शुरू में 1 बता रहे तुम लोग, तो मुझे लगा 1 सही होगा आंसर, है ना, बट आंसर की में क्या है 1/3 है, चेक कर लो, ये है। सो इस तरीके से और इस तरीके से 1/3 आएगा। ओके, डेफिनेशन लगाओ ठीक से, कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट बताओ इसमें, नेक्स्ट 43 एंड 44। तो चलिए, तो 43 कह रहा है कि क्या बोल रहा है ये कि ए बी एन क्रॉस एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो ए क्या है, ए एन क्रॉस एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, सी को एन क्रॉस एन निलपोटेंट मैट्रिक्स है। अच्छा, और x जो लिखा हुआ है वो x11 x12 x21 x22 2n क्रॉस 2n की मैट्रिक्स। देखो यही पार्टीशन मैट्रिक्स है ये, कि इसके मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी मैट्रिक्सेस हैं। तो यहाँ पे 2n क्रॉस 2n मैट्रिक्स है ये,
जहां पे ईच n क्रॉस n है, तो ये भी n क्रॉस n, n क्रॉस n, n क्रॉस n, n क्रॉस n। सो ईच x मैट्रिक्स जो यहाँ पे है वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो पार्टीशन हुआ, मतलब x मैट्रिक्स का पार्टीशन हुआ 4 मैट्रिक्सेस में। अब क्या बोल रहा है कि दैट कम्युनिकेट्स विथ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स B। अच्छा, तो x जो है 2n क्रॉस 2n मैट्रिक्स है जो कम्युनिकेट कर रही है मैट्रिक्स 2n क्रॉस 2n मैट्रिक्स B से। तो इसका क्या मतलब है कि A किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा? व्हाट अबाउट द ऑर्डर ऑफ, अच्छा ऑर्डर बता रखा ना, A n क्रॉस n है और C भी n क्रॉस n है। A इन्वर्टिबल है तो A का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है और C निलपोटेंट है तो C की पावर कोई m जीरो हो जाएगी। तो आपसे पूछ क्या रहा है ये? सो क्या होना चाहिए? x12 x22 नेसेसरली जीरो होगा, x11 x22 नेसेसरली जीरो होगा, x12 x21 जीरो होगा एंड x11 x21 जीरो होगा। ठीक है, तो ये तो ना, ये n क्रॉस n की कोई भी मैट्रिक्स है, ये भी n क्रॉस n की कोई भी मैट्रिक्स है, तो वहां पे क्या होना चाहिए? तुम सोचो, तुम यहां से क्या करो, ये कम्युनिकेट करता है, मतलब क्या है, x इंटू बी बराबर b इंटू एक्स। ये मल्टीप्लाई करना आता है, बताया था क्लास में। मल्टीप्लाई करो इन दोनों मैट्रिक्स को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, क्या क्या रिलेशन आ रही है चेक करो। एक्स भी मतलब वो डायरेक्ट x11 into a ऐसे करना है कि जी कंसीडर कर। नहीं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, जैसे एलिमेंट है वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। सो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो सीधा, आ जाएगा ax11 ऐसे होगा ना, एंड यहाँ होगा ax12। मैं क्या कर रहा हूँ, किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं? x को b से कर रहा हूँ, रुको, तो x को b से कर रहा हूँ, x को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको उससे किया, तो यहाँ से आ गया ax11 x12 से c1। एक मिनट, मैं फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट कॉलम से ये आया, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो c टाइम x12 आएगी, और फिर मुझे x को b से करना है, तो सेकेंड रो को मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो x21 इंटू a ये आएगा, यस सर। और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, हाँ cx22, c टाइम x22 और ये a टाइम x21, इसको उसी फॉर्म में लिखो, सो a टाइम x21। ये अभी x को b से किया, b को x से मल्टीप्लाई करो, अब b को x से, तो b को x से करोगे तो ax11 एंड इसको फर्स्ट रो से उसको फर्स्ट कॉलम से ax12, ठीक है। अब सेकेंड रो को इससे c टाइम x21 एंड c टाइम x22, चेक कर लो भाई, तो देख लो ध्यान से, ये तो ओके है, ये इक्वल है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ओके है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ क्या हो रहा है, c टाइम x12 इक्वल है a टाइम x12 के, और a टाइम x21 इक्वल है c टाइम x21 के। तो ऐसा कब होगा कि c इंटू x12 और a इंटू x12 दोनों इक्वल है? जरूरी नहीं है, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। कैंसिलेशन यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, वहां कैंसिलेशन कब वर्क करेगा, जब तुम्हें बता रखा हो कि x12 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, कि जैसे AB बराबर AC है, तो दिस डज नॉट इम्प्लाई कि तुम्हारा B बराबर C हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये नंबर नहीं है कि ऐसा तुम कर दोगे, दिस इज मैट्रिसेस। तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा A इंटू B अगर A इंटू C के इक्वल है तो BC इक्वल होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और ऑर्डर मैंने ठीक रखा है ना वहाँ पे, जैसे पहले मल्टीप्लाई, अच्छा तो एक्चुअली मुझे ना वो भी करना था कि कम्युनिकेट है ना, मैंने तो वैसे लिख दिया ना, लेकिन हमें यहाँ तो ये खुद मैट्रिसेस हैं तो ऑर्डर का ध्यान रखना होगा। तो मैंने B को x से किया तो ऑर्डर का ध्यान रखा है, यहाँ सब xi वाला पहले आएगा और ये वाला बाद में आएगा, है ना, क्योंकि मैट्रिसेस है ना, नंबर तो है नहीं कि तुम ऐसे ही कुछ कैसे भी लिख दोगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, x को b से
तो x को यहाँ पहले x11 आएगा इंटू a आएगा, ठीक है ना, और फिर तुमने इससे किया, फिर उसको उससे मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो यहाँ x12 और c आएगा, ठीक है। फिर वहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x21 इंटू a आएगा, और वहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x22 इंटू c। ये खुद मैट्रिसेस हैं, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, नंबर्स नहीं है, तो खुद मैट्रिसेस हैं। देखो यहाँ से कंक्लूजन ये है, एक तुम्हारा क्या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ओके, और देन तो तुम्हें होगा क्या, x21 इंटू a और c इंटू x21 इक्वल है, तो x21 और c क्या तुम्हारा निलपोटेंट मैट्रिक्स में c की पावर n 0 हो जाएगी, मतलब ये इन्वर्टिबल नहीं है, ठीक है ना, इन्वर्टिबल नहीं है तो मतलब ओके है, तो रैंक उसका इक्वल रहेगा। तो ऐसा कब होगा, तो यहाँ पे मुझे समझ आ रहा है कि ये दिस हैज टू बी 0, दिस हैज टू बी 0, ठीक है ना, एंड दिस हैज टू बी 0, दिस हैज टू बी 0, तो उसके लिए x12 और x21 को 0 होना पड़ेगा। चेक कर लो तुम लोग, ये x11 x21 ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें, सी सर, ऑप्शन सी है, ठीक है ना। तो ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेट करेगा वहां पे, मतलब ये ओके x11 इंटू a इंटू x11 ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, c इंटू x22 और ये ठीक है क्योंकि डायगोनल पे है, ये सेम ही मैट्रिसेस प्रोडक्ट में आ रहा है, तो ये ओके है। और एक्चुअली b ना स्केलर मैट्रिक्स टाइप का है, अगर b को पर्टिकुलरली देखो तो स्केलर टाइप का है, तो लेकिन ac स्केलर नहीं है ना, तो यहाँ पे a21 और x12 को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि x21 टाइम्स a और c टाइम x21 इक्वल मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि a तुम्हारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और c इन्वर्टिबल है नहीं, लेकिन सेम मैट्रिक्स का प्रोडक्ट थोड़ा इक्वल आने कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ x21 को 0 होना पड़ेगा ताकि ये 0 हो जाए और ताकि ये 0 हो जाए, और मुझे बता रखा है ये कम्युनिकेट कर रहा है, तो मुझे ये गिवन है ऑलरेडी कि ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि दिस हैज टू बी 0। यहाँ भी ऐसे ही है, a टाइम x12, a इन्वर्टिबल मैट्रिक्स था, और x टाइम a12, और यहाँ पे c टाइम x मतलब x12 टाइम c है, c तुम्हारा निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो ये दोनों इक्वल जरूरी नहीं इक्वल आएगा, तो इक्वल होने के लिए x12 को 0 होना पड़ेगा, तब ये 0 मैट्रिक्स हो जाएगी, और ये 0 मैट्रिक्स हो जाएगी तो इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। So this has to be equal to 0. वो डायगोनल एलिमेंट्स को इक्वल कैसे कंसीडर किया, मतलब x22 into c is equals to c into x22। हाँ वो प्रोडक्ट है, यहाँ कम्युनिकेट कर जाएगा एक्चुअली, ठीक है ना, सो दे विल कम्युनिकेट, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर ये जो AB में इक्वल टू AC वाला है, इसमें सर अगर दोनों तरफ A इनवर्स ऑपरेशन A इनवर्स से प्रोडक्ट करेंगे तो सर B C में आ जाएगा, इक्वल टू C। कहाँ पे, लेकिन तुम्हें नहीं पता ना ए इन्वर्टिबल है कि नहीं है, तुम्हें थोड़ी पता है इन्वर्टिबल है, जब वैसा होगा तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे गिवन है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है हाँ यहाँ पे ओके है, मतलब इन जनरल ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइक अगर कोई या थ्योरम लिख लो या रिमार्क लिख लो, यहाँ इन जनरल जरूरी नहीं है। सो रिमार्क ये है कि लाइक ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि मैंने ये कहा कि मान लो a इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू सी, दिस डज नॉट इम्प्लाई b इज इक्वल टू c, ठीक है ना, ये है मतलब यहां से तुम थोड़ा आगे जाओगे तो ऐसा बोल सकते हो कि लाइक a टाइम्स b माइनस सी, इसको इधर बुला लिया तो ये ओके है, बट जरूरी नहीं कि b माइनस सी 0 मैट्रिक्स होगा, ये नॉन जीरो भी हो सकता है, ये भी नॉन जीरो हो सकता है, और प्रोडक्ट 0 आ सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वैसा होगा, तो ये ओके है। अच्छा यहाँ पे क्या, यहाँ पे ओके है, कम्युनिकेट करेगा, x11 इंटू x21 है ना, ये चूंकि क्या हो गया पता है, ऐसे तुम सोच लो, x12 x21 0 कर दिया ना, मैंने एक थ्योरम आई थिंक लिखाया नहीं था, देखो लिखा देता हूँ अभी, सो ये लिखाया भी होगा, देखो लिखाया होगा कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो हर मैट्रिक्स के साथ कम्युनिकेट करती है,
हाँ स्केलर मैट्रिक्स, तो यहाँ यही हुआ एक्चुअली। सो यहाँ पे इसको 0 होने के बाद ये क्या बन गया, एक्स मैट्रिक्स। X is also scalar, B is also scalar type, so they will communicate, no problem। और given है तुम्हें एक्चुअली, तो 0 होने के बाद वो स्केलर बन जाएगी, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम नहीं होगा इन ब्लॉक फॉर्म। तो ये ब्लॉक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल टाइप का हो गया तुम्हारे लिए, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वो स्केलर, ये भी स्केलर, सो दे विल कम्युनिकेट, एंड तो उसके लिए उसी दोनों को 0 होना पड़ेगा। सो है ना, स्केलर मैट्रिक्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, मतलब ये है कि अगर A स्केलर मैट्रिक्स है, A इज स्केलर मैट्रिक्स if and only if A B is equal to BA for all B, B किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जहां डिफाइंड द प्रोडक्ट, वो हमेशा कम्युनिकेट करेगा। अच्छा एटलीस्ट मैं ये बोल दूं कि यहाँ पे अभी वन वे बोल दो, मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं ना। जी जी जी, तो यहाँ पे x11 और x22 जरूरी है कि इक्वल ही होगा, लाइक जो क्वेश्चन हमने देखा था। नहीं नहीं, तो उसमें क्या है कि सबके साथ कम्युनिकेट करेगा। अच्छा 2 डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा कम्युनिकेट करेगा, हाँ या ना, देख लो 2 डायगोनल मैट्रिक्स, तो मैं इसको 2 डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा कम्युनिकेट करेंगे, करेंगे, चेक करो। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, स्केलर का जनरलाइज फॉर्म है, तो अगर दोनों डायगोनल है तो भी कम्युनिकेट करेंगे वो, ठीक है ना। तो ए बी बी अगर ऐसा हो रहा है फॉर ऑल बी, बी कुछ भी ले लो तुम, यहाँ फिक्स नहीं कर रहा मैं डायगोनल है, तो बोल रहा हूँ बी कुछ भी ले लो, तो यहाँ पे जो बी होगा, सॉरी ए होगा, ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स, ये अभी यूज करो थ्योरम, ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ए बी और बी ए डायगोनल मैट्रिक्स है, तो वो तो हमेशा कम्युनिकेट करेंगे कि इफ, तो यहाँ पे लॉजिक हो गया। अच्छा वहां पे स्केलर नहीं बनना ना, ए एंड बी आर डायगोनल मैट्रिसेस, देन ए बी और बी ए इक्वल आएगा, चेक करो ये होगा, ए बी एंड बी ए अगर डायगोनल मैट्रिसेस हैं तो इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब वो अच्छा एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया है ना, एंड B इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, नॉट स्केलर मैट्रिक्स, हाँ वो मैं पहले गलत बोल दिया ना। स्केलर में क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल होने चाहिए, सो लाइक X एंड B आर स्केलर टाइप, सॉरी स्केलर टाइप नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स टाइप है ना, उस तरह से है। लेकिन ब्लॉक मैट्रिक्स मतलब इसका डायगोनल मैट्रिक्स टाइप है, ठीक है। तो आंसर वही होगा, दिस टू हैज टू बी 0, उसको दोनों 0 होगा तो ये कम्युनिकेट कर जाएगा। x1 to x2 has to be 0, उस दोनों को 0 होना, दोनों डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएंगे तो उस केस में कम्युनिकेट करेंगे। सो अगर 2 डायगोनल मैट्रिसेस हैं सो दे विल कम्युनिकेट, अगर दोनों हैं, और कोई एक सिंगल मैट्रिक्स है जो सबके साथ कम्युनिकेट कर रहा है ना, एक मैट्रिक्स A है इस तरीके से कि AB is equal to BA for all B, B पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, B कुछ भी ले सकते हो, फिर भी कम्युनिकेट कर रहा है, इसका मतलब है कि A को स्केलर मैट्रिक्स ही होना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। So A is scalar matrix. A is scalar matrix. So A is scalar matrix. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बताओ भाई। 44 सर। अच्छा 44 भी था। तो ये कह रहा है कि A n क्रॉस n मैट्रिक्स है जहां पे A4 प्लस दिस इज दिस, तो फाइंड लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी A की पावर m। हाँ तो यहां से तो ये समझ आ रहा ना कि जब तुम पावर करोगे A की पावर इंफिनिटी निकालोगे, तुम सिंपली A की पावर 4m निकालो। अगर A की पावर में 4m को लिख रहा हूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, एट द एंड क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स ही हो जाएगा, जीरो होगा, सॉरी एक मिनट देख लो पहले, यहाँ पे वो क्या है, ये तो ये तुम्हारे पास ये कोएफिशिएंट लेस देन 1 है, वो कोएफिशिएंट क्या है, मोर देन 1 है। तो ये मुझे लग रहा है उससे आ जाएगा,
आइगन वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट से देख सकते हैं ना ये। सर ये CH थ्योरम से आ जाएगा। अच्छा, तो उसमें देखो, इसको अगर तुम यहाँ से लाइक लैम्डा 4 इज इक्वल टू, मतलब इसको इधर लाओ, इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसकी आइगन वैल्यू निकालो ए की पहले, कि मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख लो इसका। तो ये मैट्रिक्स तुम्हारा n क्रॉस n है जो ये सेटिस्फाई, इसको एनी रेटिंग पॉलिनोमियल। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब x की, मान लो x की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 1.6 x स्क्वायर माइनस 0.64। सर कॉम्प्लेक्स, हाँ कॉम्प्लेक्स है। पॉइंट लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आएगी ना। a स्क्वायर माइनस 0.8 का स्क्वायर होगा। अच्छा ये ओके ओके, ये a स्क्वायर माइनस 0.8 का स्क्वायर, यस। सबको लेफ्ट साइड बुला लिया, नहीं सबको लेफ्ट साइड बुला लिया ना। तो a स्क्वायर प्लस 0.8 का होल स्क्वायर है ना। तो ये कुछ आएगा, ये वो कॉन्सेप्ट यूज होगा जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया ना। थ्योरी कंप्लीट में जाता करवा देता हूँ, फिर आगे बाकी डिस्कशन करेंगे। तो क्योंकि ये कुछ है ना, जैसे मिनिमल पॉलिनोमियल आ गया था, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है या, तो वो सब अभी डिस्कस नहीं किया है, तो उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे इस पे। सो देन n क्रॉस n a सैटिस्फाइज a की पावर 4 है ना, तो मतलब ये जैसे हो गया, मान लो x की पावर 4 प्लस 1.6 x स्क्वायर प्लस 0.64 इज इक्वल टू 0, इस तरह से है। सो x स्क्वायर प्लस 0.8, ठीक है, इसका होल स्क्वायर इज 0। सो x स्क्वायर प्लस 0.8 तुम्हारा 0 आ जाएगा। तो ये टू रूट्स आएंगे, मतलब यही चीज दो बार आ रही है। हाँ, तो यहाँ से तुम्हारे पास जो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज आ गई है ना, मतलब x की जो वैल्यूज हैं, इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो x की कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आ गई। सो व्हाट इज द लिमिट, यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा आयोटा, इस तरह से। और ये डबल है ना, 4 रूट था, तो यही नंबर रिपीट होगा, आयोटा। बताओ यहाँ से क्या तुम्हें लग रहा है। तो यहाँ से आ गया जैसे a स्क्वायर प्लस 0.8i, इसका अभी होल स्क्वायर। ये होगा सर। हाँ क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। कैसे, तो क्योंकि ये जो हम जितने बार इसको रूट लेंगे, मतलब वो a का वैल्यू मिल गया, तो हम जितने बार उसको रूट लेंगे उससे उसका जो 0 पॉइंट्स का वैल्यू होगा, जो 0 से 1 तक लाई करेगा, इसलिए वो a की पावर m 0 हो रहा है। पावर जितना कि a स्क्वायर जैसे माइनस 0.8 आ रहा है, हाँ, तो अगर एक की पावर 0.64 आ रहा है, तो ऐसे करते करते पॉइंट से वैल्यू अगर 0 से 1 तक लाई करेगा, इसलिए वो 0 होगा। अरे ऊपर जैसे m/2 से डिवाइड, आई मीन m/2 की पावर लगा दो दोनों तरफ, तो यहाँ पे एक ही m बन गया, और वहाँ पे माइनस 0.8 की m/2 बन गया मान लो, और हाँ। 8/10 निकले, अगर फिर इंफिनिटी लगाए m पे, तो नीचे बड़ी टर्म है, तो वो नल मैट्रिक्स, ये बोल रहा था मैं। मतलब ये सिंपल यहाँ पे ये है कि जैसे उसको इधर शिफ्ट करो ना, तो जैसे क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास जब पावर बढ़ाते जाओगे तो 0.8 की पावर n टेंस टू इंफिनिटी क्या आएगी, किसका डाउट है ये। सो यहाँ पे ये हो गया 0.8 है ना, ये 0 से 1 के बीच का नंबर है। तो जब तुम a की पावर m निकाल रहे होगे यहाँ से, इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर प्लस 0.8i इज 0। सो a स्क्वायर इज 0.8 टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस में, इस तरह से होगी। ठीक, अब इसको सेटिस्फाई करेगी।
तो जब a की पावर तुम अगर बहुत बढ़ाओगे ना, लाइक a की पावर 4m लिख दिया, तो इट इज लाइक a स्क्वायर की पावर, या कुछ भी लिख दो, मतलब n लिख दिया तुमने, अगर n बहुत बड़ा नंबर है तो अभी तुम ऐसा लिख दो। सो यहाँ से आ गया 2m, या 2m लिख दो अभी के लिए समझाने के लिए, 2m लिख दिया तो a स्क्वायर की पावर m हो गई, और ये हो गया तुम्हारा 0.8 की पावर m, और i को कितनी बार में मल्टीप्लाई कर लो i ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ तुम m टेंस टू इंफिनिटी लगाओ तो क्या मिलेगा तुम्हें, इसमें m टेंस टू इंफिनिटी लगा लो, वही मतलब है। मतलब एक इसका मैं सब क्या बोलता हूँ उसको, हम लोग फाइंड कर रहे हैं, सब सीक्वेंस फाइंड कर रहे हैं, अगर सीक्वेंस टाइप का समझ हो तो ये इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी m टेंस टू इंफिनिटी पे, राइट साइड 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 1 के बीच का नंबर है तो 0 हो जाएगी। तो एट द एंड वो वैल्यू भी कहाँ कन्वर्ट करेगी, 0 पे, तो मतलब वो वैल्यू जो भी आएगी 0 मैट्रिक्स आएगी। तो इस तरीके से होगा, ठीक है, क्योंकि उतने टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो पावर जितना लोगे दैट विल रिड्यूस टू सो दिस। तो यहाँ से हमने ये किया, तो यहाँ से इसको ऐसा लिखा, यहाँ से ये आ गया a स्क्वायर तुम्हारा इस टाइप का है, a की पावर जैसे बढ़ाते जाओगे तो 0.8 की पावर बढ़ती जाएगी, तो 0.8 की पावर जितनी बढ़ाओगे वैल्यू उतनी कमती चली जाएगी, क्योंकि 0 से 1 के बीच का नंबर है, तो n टेंस टू इंफिनिटी, r की पावर n 0 होती है, अगर r 0 से 1 के बीच तो हो गया, तो 0 मैट्रिक्स आएगा। देखो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीका है, जो बुक में आपको ना थ्योरी में नहीं मिलेगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा कि यहाँ कैसे करना है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट बताओ। हो गया, चलो मुझे लगता है अभी हम इसको यहाँ स्टॉप करते हैं, बाकी जो डाउट रह गए वो अभी आगे डिस्कशन होगा, एक बार थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद, है ना। सो अभी है ना, अभी डाउट डिस्कशन होगा, मतलब अभी एक बार लीनियर अलजेब्रा खत्म हो जाएगा तो डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, उधर इन्फ्रेंस कंप्लीट हो गया तो फिर डाउट डिस्कशन ही चलता। अगले 3 महीने हमारे पास है ना, अभी 3 महीने ज़्यादा टाइम है ऑलमोस्ट, तो अभी अगले 3 महीने यही चलता रहेगा। सर आज यहाँ पर खत्म कर सर, हम उतने तक नहीं गए सर। कहाँ तक नहीं गए? अच्छा तो मतलब उतने तक हमारा हुआ नहीं, तो आप कह रहे थे कि तो हम क्या, हाँ तो इसको कंप्लीट करो, अभी 2 दिन पहले से 2 दिन में तुम कर नहीं पा रहे, ठीक है। अभी इसको ये करके आगे थ्योरी करेंगे, तो अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है डिस्कशन के लिए, और उसके बाद इसको हम कंटिन्यू करते हैं, और आगे फिर एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर डाउट डिस्कशन है, अभी और भी असाइनमेंट्स हैं उसमें, टोटल उसमें है ना बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं, वो एक एक करके डिस्कस करेंगे उसके बाद। चलो तो अभी देखो ये क्या है, so let A be n cross n matrix with real coefficient, A be a non singular if and only if, तो नॉन सिंगुलर है ना, A कोई n क्रॉस n का है और A नॉन सिंगुलर है, मतलब डिटर्मिनेंट A नॉन जीरो है, सो if and only for all n क्रॉस p मैट्रिसेस B, तो ये तो मैंने बताया था ना कि A B का रैंक और B का रैंक सेम होगा, सर तो A ट्रू है ना। यहाँ B and D ऑप्शन 2 दिया है। अच्छा B एंड D दिया, तो A क्यों नहीं, जहाँ पे क्या है n क्रॉस P है, तो n क्रॉस P का मतलब हो गया P क्या है, n से कम है, ओके। यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया कि P की वैल्यू क्या बोला है, P कुछ बोला नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, B नहीं बताया ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो A तो फुल रैंक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये गलत अगर नहीं बोला तो ऑप्शन गलत है, ये गेट 2023 में भी क्वेश्चन आया है, अभी देखते हैं सेम यही ऑप्शन है वहां भी। सो लाइक अगर A जो है नॉन सिंगुलर है, फुल रैंक है, तो उस केस में, अच्छा यहाँ इफ एंड ओनली पूछ रहा है, एक्चुअली टू वे नहीं पूछ रहा है ना, हमने क्या लिखा था कि अगर A फुल रैंक है तो रैंक ऑफ A बराबर रैंक ऑफ B होगा, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है जरूरी है, मतलब ये सिर्फ देन होता तो ओके था, लेकिन इफ एंड ओनली इफ है, इसलिए प्रॉब्लम है। ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ पूछ रहा है, हमें क्या पूछा, हमने क्या लिखा था, इफ A डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है देन रैंक ऑफ A इंटू B बराबर रैंक ऑफ क्या होगा, B होगा, ये ओके है। बट अगर ऐसा हो रहा है तो जरूरी है कि A का रैंक डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, बताइए।
वैसे तो वो वाला कंडीशन लगाना है मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और बी। या मान लो तुम ए बी दोनों जीरो मैट्रिक्स है तो ये तो होल्ड कर जाएगा। सपोज ए एंड बी बोथ आर जीरो मैट्रिसेस, या ओनली बी इज जीरो मैट्रिक्स, मान लो ओनली बी इज जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स दोनों है। तो ए यहाँ पे मैं अगर n-1 रैंक का भी ले लूं, देखो ये स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है जो लास्ट क्लास में लिखाया था कि ए अगर, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि क्या ये भी ट्रू है, ये इफ एंड ओनली इफ पूछ रहा है, वहां प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इफ एंड ओनली इफ में प्रॉब्लम है, वन वे ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, वन वे ट्रू है मतलब। हाँ ये वन वे ट्रू है कि डिटर्मिनेंट ए का नॉन जीरो है, मतलब ए फुल रैंक मैट्रिक्स है, ए यहाँ n क्रॉस n का है, सो n क्रॉस n का आपका ये फुल रैंक मैट्रिक्स है, तो उस केस में ये इसको वैलिड है। ये इसको इंप्लाई जरूरी नहीं करेगा, क्योंकि अगर यहाँ जीरो मैट्रिक्स हो गया बी तो ए तो कोई भी रैंक का ले लो, फुल रैंक जरूरी थोड़ी होगा, ए तो नॉन कोई भी मैट्रिक्स ले लो यहाँ पे आप, क्योंकि बी और जीरो मैट्रिक्स, तो ये उसको इंप्लाई नहीं करेगा, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे, है ना, जो गलत होगा क्योंकि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। हमने जो लास्ट क्लास में देखा था कि इफ दिस हैपन देन दिस विल हैपन, नो प्रॉब्लम, ये गेट 2023 में ये ऑप्शन आया हुआ है ना, इस तरह क्वेश्चन है, तो वहां पे ठीक है, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसलिए यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ पूछा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले इफ एंड ओनली इफ नहीं देखा ना, इफ एंड ओनली इफ डबल इंप्लाइज है कि दोनों तरफ से ट्रू होना चाहिए, इधर से इधर और इधर से इधर। ये लेफ्ट इनवर्स है, कोई अलग मीनिंग है, सेम ही मीन करता है, एज लेफ्ट अलग मीनिंग है, ए लेफ्ट इनवर्स का मतलब ये होता है कि जैसे मैं बोलता हूं B इज लेफ्ट इनवर्स ऑफ A, B इज लेफ्ट इनवर्स ऑफ A, इसका मतलब है कि B लेफ्ट इनवर्स है A का। तो क्या डेफिनेशन होगा जी लेफ्ट इनवर्स का कि BA बराबर I, BA बराबर I, और राइट इनवर्स का मतलब होगा फिर B इज राइट इनवर्स ऑफ ए बी बराबर आई। हम बोलते हैं ए बी इज इनवर्स ऑफ ए, दोनों होने चाहिए, ए बी बराबर बी, ए बराबर आई, तो अगर इनवर्स है तो ठीक है। तो अब कह रहा है कि ए नॉन सिंगुलर है और ऐसा हो रहा है, तो नॉन सिंगुलर है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, क्या बोल रहा है ये, ए नॉन सिंगुलर, डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, ए n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो लेफ्ट इनवर्स भी होगा इसके पास, राइट इनवर्स भी होगा, क्या ही दिक्कत है, नॉन सिंगुलर है ना, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो लेफ्ट इनवर्स भी मिलेगा, राइट इनवर्स भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। ट्रेस ए जीरो होगा, किसका, ए का, ए तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ट्रेस ए जरूरी है जीरो होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे, इससे गलत प्रूव हो जाएगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गलत ऑप्शन है। एंड नॉन सिंगुलर ट्रेस ए जीरो, ट्रेस जीरो है तो नॉन सिंगुलर होगा, जरूरी नहीं है। और द रो रैंक ऑफ ए इज एन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैंक एन है तो नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर है तो रैंक एन है, इफ एंड ओनली इफ था, ये हमने देखा था कि रैंक अगर एन है तो इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, ओके है, मतलब ये दोनों ओके है, और ये दोनों, ये वन वे ट्रू था, बोथ वे ट्रू नहीं है, इसलिए गलत हुआ, ये जस्ट वन वे ट्रू है, ये इसको इंप्लाई नहीं करेगा, इसलिए गलत हुआ। चलिए तो अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी बहुत सारे असाइनमेंट लिनियर अलजेब्रा के ऑलरेडी ड्राइव में है, तुम उसमें जाओ देखो, जो स्पेशली PYQ असाइनमेंट वाला फोल्डर है उसको चेक करो और उसको सॉल्व करो। अभी आगे मैं थ्योरी कंटिन्यू करता हूँ, तो थ्योरी कहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो इसमें तुम्हारे पता है बहुत सारे असाइनमेंट है, ये सब सॉल्व करो जो भी तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड है। तो आज मैं ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का थ्योरी करा देता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट करके आना। अभी आपका ये कंप्लीट करना था, बहुत लोगों ने कर लिए होंगे, बहुत लोगों ने नहीं भी किए होंगे, तो जो जितना जो मेहनत कर रहे हो उसके हिसाब से करो, तो इसको कंप्लीट कर लो। जो डाउट है अभी आगे डाउट क्लास चलता ही रहेगा, तो उसमें आप डिस्कस करो, डिस्कशन अभी स्टार्ट करेंगे 1 नवंबर के बाद, डिस्कशन ही होगा, प्रॉब्लम डाउट और ये सब डिस्कशन ही होगा। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये आज थ्योरी करा देता हूँ, फिर ये असाइनमेंट आप ट्राई करके आना नेक्स्ट क्लास में। फिर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर देखते हैं, आज टाइम मिला ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में एक क्लास और लेके उसमें आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर करा दूंगा, तो ये असाइनमेंट कर लेना, बाकी हम करा ही चुके हैं, तो फिर खत्म। तो आपके पास 2 टॉपिक बचे हैं यहाँ पे, है ना, जो लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस है जैम एमएस को, 2 टॉपिक बचे हैं, एक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और एक है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, इन दोनों का ये असाइनमेंट है। तो आज सिस्टम ऑफ लीनियर को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी है ना, तो यहाँ पे इसमें सिलेबस था ना, सिलेबस ओपन कर लेते हैं, देखता हूँ क्या है, दूसरा वीडियो बना देता हूँ।